नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज एक बहुत बड़ी बात का खुलासा हुआ। शरद पवार ने कम से कम 3 बार चाहा कि वो पूरी पार्टी समेत बीजेपी के पाले में चले जाएं। ऐसा दावा मैं नहीं कर रही, अजीत पवार ने किया है, जो शरद पवार के भतीजे हैं। अजीत पवार ने यह भी दावा किया है कि शरद पवार का पूरा आकलन है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही वापस आएंगे। अखिलेश यादव यूपी में अपने अपने गढ़ में मजबूती की बात पहले कर चुके हैं। लालू यादव ने आज कांग्रेस को ही ललकार दिया। उन्होंने ये याद दिलाया कि कैसे उसे जड़ से उखाड़ फेंका था। और इन सब के बीच कल शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं। दर्शकों, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर 2 घटनाक्रमों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पहले तो 23 जून को विपक्ष के 17 दलों ने पटना में बैठक की और फिर 2 जुलाई को मुंबई में शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार की बगावत से एनसीपी 2 फाड़ हो गई। क्या ये दोनों घटनाक्रम बता रहे हैं कि 2024 की लड़ाई फंस गई है, खासकर विपक्षी दलों की तरफ से? और कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को कैसे देख रही है? खुश हो रही है या फिर सिर पीट रही है? दूसरी तरफ बीजेपी में ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार को लाने की जरूरत पड़ गई? अकाली दल से बात चल रही है। मेरी जानकारी में यह है कि किसी भी वक्त गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बीजेपी को क्यों लगता है कि उसे 2024 के लिए मजबूत गठबंधन बनाकर उतरना चाहिए, जबकि 2019 में नए दलों को जोड़ने का प्रयास उस स्तर पर नहीं देखा गया। आज मुंबई में अजीत पवार और शरद पवार दोनों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों ने खुद को असली एनसीपी बताया, लेकिन एनसीपी पर इस दावेदारी में जितना मुंबई गूंजा उससे कम गूंज दिल्ली की नहीं हुई। अजीत पवार और शरद पवार की लड़ाई इसी बात पर आ टिकी है कि 2024 में नरेंद्र मोदी रहेंगे या जाएंगे। उधर आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने एक तीर से 2 निशाने कर दिए। मोदी को चुनौती देकर लालू ने कहा कि कभी जन आंदोलन से जो हाल कांग्रेस का हुआ था, वही हाल बीजेपी का होने वाला है। कल नीतीश कुमार ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सिंह से मुलाकात की थी। आज मोदी पर हमले में लालू प्रसाद कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं। चक्कर क्या है भाई? सवाल पब्लिक का है कि क्या 2024 के पहले हर कोई इसलिए जोड़ तोड़ और गुना भाग कर रहा है क्योंकि किसी को जनता के नब्ज का पता ही नहीं लग रहा? 2024 पर कोई श्योर नहीं, इसलिए प्योर नहीं। और क्या जिसका जोड़ मजबूत 2024 के चुनाव में जाएंगे उसी के 300 प्लस सीटें? यही है आज सवाल पब्लिक का। के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने की कोशिश तो नीतीश कुमार ने की, लेकिन 23 जून की पटना बैठक के समय नीतीश कुमार से ज्यादा लालू प्रसाद यादव के तेवर गर्म है। लालू प्रसाद यादव का ये बयान आपको सुनवाऊं, उसके पहले जरा 23 जून की पटना बैठक का आउटकम देख लीजिए। बैठक में शामिल रहे प्रफुल्ल पटेल एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। बैठक में शामिल रहे अखिलेश यादव कांग्रेस के धुर विरोधी के चंद्रशेखर राव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। बैठक में शामिल रहे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली अध्यादेश से लेकर यूसीसी के मसले पर कांग्रेस से ठन गई है। यहां मैं बंगाल और केरल की बात ही नहीं कर रही हूं, क्योंकि दोनों राज्यों में 23 जून की बैठक से पहले ही विपक्षी एकता का फॉर्मूला फिट तो हो ही नहीं रहा था। इन्हीं बातों के हवाले से आज अजीत पवार ने एनडीए में शामिल होने को सही साबित करने की कोशिश की। सुनिए उनका ये बयान। विरोधी पक्षाचं कडबुळं बांधण्याचं काम चाललंय, ज्याचा उल्लेख पटेल साहेबांनी केला। माझ्या पण तुमच्या सगळ्यांच्यामुळं काही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची ओळखी आहेत। मी त्यांना म्हटलं काय झालं पाटण्याच्या सभेत? ते म्हणले सभेमध्ये आले होते सगळे मीटिंग मध्ये, परंतु काहीतरी घडलं
केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही मुख्यमंत्री तिथे बसले होते. काहीतरी त्यांचं फिसकटलं, दोघंही बाहेर निघून गेले. ट्विट केलं, ते ट्विट आम्ही बघितलं. झालं, तिथंच फुसकाबार निघाला. त्याच्यानंतर स्टॅलिन जेवायला पण थांबले नाही. ते जेवले, पत्रकार परिषदेला थांबले नाही, ते निघून गेले. मित्रांनो, असं सगळ्यांचं कडबुळं घेऊन देश चालू शकत नाही. आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार. सांगितलं की नाही? अजीत पवार कह रहे हैं 2024 में आएगा तो मोदी ही. अगर विपक्षी एकता की चाय मीटिंग के बाद ये तेवर हैं, तो आज मुंबई में सियासी उलट-पुलट के बाद पटना में फिर से पलटने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है. ये अफवाह है या इसमें तनिक भी सच्चाई है, मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूं, लेकिन ये जरूर बता सकती हूं कि हलचल तेज है. लेकिन कल जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश से मुलाकात की है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं, तल्खियां बढ़ती जा रही हैं कि आरजेडी कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री ने सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर में एक के पाठक को टारगेट पर लिया. एक दूसरे मंत्री ने तो सीधे सीधे पाठक को दलित विरोधी बता दिया. सामंती कह दिया. जेडीयू के पाठक के पक्ष में खड़ी हो गई है, जबकि आरजेडी पाठक पर आग बबूला है. अब ये किसी अफसर की बात नहीं है, ये आपस की लड़ाई पर जरूर ध्यान दीजिएगा. उधर आज ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. आंध्र प्रदेश में जगन की पार्टी और बीजेपी विरोधी हैं, लेकिन जगन ने केंद्र के बिलों पर मोदी सरकार का साथ बहुत दिया है. उधर टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की भी एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं. क्या चंद्रबाबू और जगन में से एक को चुनने पर माथापच्ची चल रही है? क्या बीच में अकाली दल भी एनडीए में वापसी लगभग तय मानी जा रही है? कल अकाली दल ने अपने सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा इंचार्ज की बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा हो सकती है. आज अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अपने आवास पर बड़े अकाली नेताओं के साथ एक बैठक की थी. लेकिन जब एनडीए के विस्तार को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं, तो अजीत पवार की एनडीए में एंट्री से एकनाथ शिंदे की शिवसेना बेचैन नजर आ रही है. एकनाथ शिंदे आज गढ़चिरौली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. एकनाथ शिंदे ने अपने शिव सैनिक विधायकों के साथ एक मीटिंग भी की है. सुनिए शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का ये बयान. देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था. जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ. ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है. तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए. नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है. अब नाराजगी इस खेमे में भी है, उस खेमे में भी है. एनडीए के भीतर इस बेचैनी के बीच लालू प्रसाद यादव ने पटना से मोदी के खिलाफ आज फिर हुंकार भरी, लेकिन कांग्रेस को भी ललकारा. सुनिए लालू प्रसाद का ये बयान. लोकनायक प्रकाश सनाई के बच्चे होकर चल के इतना बड़ा जन आंदोलन किया गया था, इतना बड़ा परिवर्तन किया गया था, आपको मालूम है. और आंदोलन का फल हुआ कि देश भर में कांग्रेस हुकूमत का सफाया हुआ. एक अंधेरी रात का सफाया हुआ. और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं. उखाड़ के फेंके नरेंद्र मोदी. इसको चाहता केस कर, मुकदमा कर. अच्छा, ये पूरा अवतार का
तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, 2024 को लेकर एनडीए और विपक्ष दोनों कंफ्यूज हैं, इसलिए सियासी समीकरण फिट किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, 2024 में 300 प्लस सीटों का गणित क्या महाराष्ट्र जैसे सियासी गुणा भाग से ही तय हो सकेगा? सवाल नंबर 3, क्या अखिलेश और लालू जैसे नेता विपक्ष की लड़ाई को लेकर कोई और प्लान बना रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वारिस पठान साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नजदीकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, सीमा मलिक जी एनसीपी की प्रवक्ता हैं, पवार गुट की, क्योंकि आजकल ये भी बताना पड़ता है कौन किस गुट का है, हमारे साथ अरुण राजभर जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं और एमएलए भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछूंगी। अब अजीत पवार जी आ गए तो शिंदे जी नाराज हैं, मुर्मू जी के फंक्शन में नहीं गए, तो आप अब क्या अब से लेकर 2024 तक रूठने मनाने का काम ही चलेगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन एक बात है, आपको तय करना पड़ेगा, आप शिंदे के साथ जाएंगे या अजीत पवार के साथ जाएंगे? आंध्रा में आप चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे या जगन रेड्डी के साथ जाएंगे? आपको अकाली दल के साथ जाना है या अपनी जमीन खड़ा करनी है पंजाब में? आपके लिए भी बहुत से फॉर्मूले हैं जहां पर अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं खोज खबर चल रही है। नविका जी, देखिए राजनीति में सब कुछ 2+2 4 नहीं होता है, और 2+2 कभी कभी 8 भी होता है, कभी कभी 11 भी होता है। तो अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से सब कोई काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आज दिन से ये खबर उड़ रही है कि शिंदे गुट असंतुष्ट है, तो ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि जब शपथ ग्रहण हो रहा है तो क्या बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के शपथ ग्रहण होता है क्या? एकनाथ शिंदे जी की पूरी सहमति थी, और एकनाथ शिंदे जी की सहमति से ही अजीत दादा पवार इस गठबंधन में शामिल हुए हैं, और तीनों दल मिलके एक मजबूती से एक सबल महाराष्ट्र बनाने के लिए और एक सबल हिंदुस्तान बनाने के इरादे से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए और उन्हीं के पक्ष चिन्ह पे चलते हुए एक मजबूत महाराष्ट्र बनाने का निर्णय लेके आए। तो ये सब अफवाहें लोग उड़ाते रहेंगे, कोई कहेगा कुछ कोई कहेगा कुछ, इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है सब। अभी तक जहां पे रही बात, आपने वो कहा चंद्रबाबू नायडू पे जाएंगे कि जगन रेड्डी पे जाएंगे, तो ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व समय आने पे निर्णय लेगा कि गठबंधन हम करेंगे कि अकेले लड़ेंगे कि हम क्या करेंगे। अकाली दल के बारे में मैं कह दूं कि पहले भी वो हमारे साथ रहे थे, हमारा बहुत पुराना अलायंस रहा है, बीच में टूट गया था। अब उनके साथ भी निर्णय होगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में हम अकेले लड़ चुके हैं और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा भी है। तो ये सब तमाम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व समय आने पे ले लेगा। लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र के लिए जो हुआ है वो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी है और देश के लिए बहुत लाभकारी है। ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र अकेले देश के लिए सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूटर है, और हमारी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र और मजबूत बने और सब कोई महाराष्ट्र के लिए मिलकर काम कर सके। और निश्चित तौर पे अजीत दादा पवार के आने से एक मजबूती बढ़ी है, एक गठबंधन को, युति को मजबूती मिली है, और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है महाराष्ट्र के लिए, उसको साकार करने में बहुत मदद मिलेगी। अजय आलोक जी, वैसे ये अफवाह मैंने नहीं उड़ाई थी, किसी और ने भी नहीं उड़ाई थी, ये उन्हीं के दल के एमएलएस कह रहे हैं कि जो हमें मिलना था वो तो ले गई एनसीपी, हमें क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये अफवाह ये अफवाह नहीं थी कहीं से भी, ये अफवाह बिल्कुल भी नहीं थी, ये बात कैमरे पर कही गई है और मैंने ये बाइट भी सुनाई है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपने खेमे की बात बता दें। 23 जून तो ऐसे लगता है पिछले किसी सदी में हुआ था जब साथ साथ बैठ के चाय पी थी। आज अजीत दादा पवार ने बता दिया कि प्रफुल्ल पटेल जी वहां थे, और प्रफुल्ल पटेल जी ने खुद बताया कि जितनी पार्टी थी उसमें से 7 पार्टियां ऐसी थी जिनका एक एमपी था, एक सांसद था, और कुछ तो पार्टियां वहां ऐसी थी जिनका कोई भी सांसद नहीं था, लेकिन देश बदलने निकले हुए थे। और दूसरी तरफ अब लालू जी मोदी जी को तो ललकार रहे हैं, साथ में
कांग्रेस को भी ललकार दिया। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है आप ही भूल गए, आप ही कंफ्यूज हो गए, तो जनता को कैसे याद रहेगा? देखिए नाविका जी, इन बहुरूपियों को देश की जनता भी अच्छी तरह से पहचानती है कि कल तक इस बैठक में आकर के 23 जून को लंच करके चले गए, फिर सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, इनकम टैक्स का दबिश बढ़ा तो फिर वो अपना रंग बदल लिए। तो ऐसे लोगों से जनता भी समझदार है ना, वो भी समझ रही है कि अभी गए हैं कमल छाप साबुन से स्नान करने, तो वो जा करके वहाँ जो है अब सदाचारी बने हैं। तो देखिए ये नए नए भ्रष्टाचारी ये लोग, जितने अभी जो खेल चल रहा है देश में कि जो भाजपा की यारी नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी, जो कर लेगा वो सदाचारी। इसी में एनसीपी के हमारे नेता अजित पवार जी, सारे प्रफुल्ल पटेल जी लोग भूल गए। अब वो कह रहे हैं मीटिंग में वैसे लोग थे, ऐसे लोग थे। अरे भाई, मीटिंग का साइड इफेक्ट देखिए, ये रिएक्शन देखिए मीटिंग का कि कितना बड़ा एक्शन हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर भाषण दिया मध्य प्रदेश में और सारे भ्रष्टाचारी को लेकर अपने पास आ गए। तो ये तो असर है विपक्षी एकजुटता का। उनको पता है कि भले ही वो 3 लोगों को, 9 लोगों को मंत्री बना दिए हों, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का खात्मा तय है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, इस बात का तो जवाब दीजिए, लालू जी किसको ललकार रहे हैं, मोदी जी को या कांग्रेस को? लालू जी ने जब जब भरी है हुंकार, भारतीय जनता पार्टी की गई है सरकार। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो उस दिन भी कहा था ना कि हम फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को फिट कर देंगे। इसी पर मोदी जी हिट कर गए मध्य प्रदेश में, वो फिर वही भ्रष्टाचार का राग अलापने लगे। अरे चौकीदार सोते रह गए, लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। अब जनता भी हो गई है समझदार, अब सब समझ रही है। अब ये सब जो देख रहे हैं आप हो रहा है देश में। लालू जी पूछ रहे हैं टमाटर का भाव हो गया 160 रुपया किलो, इस पर कौन बोलेगा? महंगाई पर कौन बोलेगा? गरीबों का थाली खाली है। तो जो आवाज उठाएगा मोदी जी के खिलाफ, ये तो उसको भ्रष्टाचारी बताएंगे, चार्जशीट करेंगे। अब ये सबसे कुछ नहीं होगा नाविका जी। अब सब लोग सब चीज समझ रहे हैं। जवाब का मौका दूंगी और फिर मैं तहसीन जी आपके पास आ रही हूँ। अजय आलोक जी तो अरे तो मृत्युंजय जी बस ये बता दें, जी क्या जवाब? मृत्युंजय जी बस ये बता दें कि लालू जी को सजा क्या मोदी या कोर्ट ने दिया था? किसने दी थी सजा? किस मामले में सजा दी थी? भ्रष्टाचार के मामले में ना दी थी, और सजा का चल ही रही है ना, बेल पर है, स्वास्थ्य कारणों से सजा दी थी, बेल पे हैं। ये आप बताइए, सजा तो कोर्ट ने दी है ना। कितना दिन बजाइएगा? नहीं, ये रेडीमेड भाषण बहुत हो गया ना। भ्रष्टाचार का आप चिकित्सक है ना, शब्द सुनते ही पोस्टमार्टम ठीक से कीजिए, गड़बड़ा जाएगा तो फिर मामला भाजपा का नाव डूब जाएगा। अरे भ्रष्टाचार का नाम, अरे भाई हमको कोई मिर्ची नहीं लगा, आप तो डॉक्टर है, पोस्टमार्टम ठीक से कीजिए। और दूसरी नहीं तो फिर आप भाजपा को, भाजपा को तो अभी वेंटिलेटर पर आईसीयू में भेजा गया है। अब देखिए अभी ये दम तोड़ देगा 24 के पहले। राहुल गांधी जी को दूल्हा आपने बनाया। डॉक्टर साहब आप बचाइए कुछ। राहुल गांधी को दूल्हा कौन बनेगा, दुल्हन कौन बनेगा, उस सब समय में पता चलेगा। आप काहे बेचैन है? बिहार में 3 दिन से क्या क्या हो रहा है? आगे आगे देखिए ना अभी क्या होता है। जदयू के क्या सूर थे शिक्षा मंत्री? अरे इसको बता दीजिए, टमाटर का कीमत भी बता दीजिए ना कितना है। सुन रहे थे ना, टमाटर का कीमत बताइए ना कितना है? टमाटर का कीमत तो हम पता कर रहे हैं, कीमत चल भी रहा है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, वहां जो लड़ाई चल रही है उस पर आप कुछ कह नहीं रहे हैं। टमाटर के महंगा नहीं, वहां पर जो शिक्षा मंत्री के साथ लड़ाई चल रही है वो बताइए। पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अच्छा लड़ाई चल रहा है। चलिए, आपको पता ही नहीं है तो बताती हूँ आपको। लेकिन तहसीन पूनावाला जी आज ललकार रहे हैं लालू जी आपको। वहां अखिलेश जी निकल पड़े हैं मिलने के लिए केसीआर राव से। वहां नीतीश जी भी तो हर तरफ का टेम्परेचर देख रहे हैं, हरिवंश जी से मिल रहे हैं। और उधर ये बताया गया आज
अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल द्वारा कि 3 बार शरद पवार ने कोशिश की बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की। वही शरद पवार आपके कन्वीनर, सपोर्टर एकता के, ऑपोजिशन के। अब ये बताइए, जो बीजेपी के साथ जाने को इतना आतुर है वो आपको कितना स्ट्रांग बनाएगा, आपके विपक्षी एकता को कितना सपोर्ट करेगा? आपके सवाल को मैं 2 भाग में उसका उत्तर दूंगा। एक, जो विपक्ष है उनको सपोर्ट और समर्थन देश की आवाम, देश की जनता करेगी। देश की आवाम ट्रस्ट हो गई मोदी जी की सरकार से और 2024 में टाटा बाय बाय होने वाला है। लेकिन जो आपका सवाल है उसका मैं उत्तर महाराष्ट्र के असेंबली में माननीय एकनाथ शिंदे जी को हिंदी में कोट करते हुए मराठी में कहता हूं। वो कहते, एक दिन मेरे पास दादा है और कहे, एकनाथ आप मुझे बता देते आपको मुख्यमंत्री बनना है, मैं उद्धव जी के कान में बोल देता। तो फिर एकनाथ शिंदे जी बोलते, दादा दिक्कत यही थी कि मुझे आपके कान में बोलना पड़ता है अपने मंत्री, अपने लीडर से बात करने को, दिक्कत आपसे थी। आज जिनसे दिक्कत एकनाथ शिंदे जी को थी, जिन्होंने ये बात असेंबली में कही महाराष्ट्र के, आज वही फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा बताइए ना मुझे। और जब अजीत पवार जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सारे फाइल 2 करोड़ के ऊपर साइन करते थे। अब एकनाथ शिंदे जी के जितने विधायक थे जो इसलिए दूर हुए क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण अजीत पवार था, आज उनको अजीत पवार जी के पास जाना पड़ेगा सैंक्शन लेने के लिए। पूछे महाराष्ट्र के विधायक को क्यों अलग हुए? वो अलग इसलिए होते थे कि बजट अजीत पवार जी सैंक्शन करते थे, और कांग्रेस के भी मिनिस्टर्स, मैं तो आपको ओपनली कहता हूं, पहले से कहते आ रहा हूं। ये जो दिक्कत थी उस दिक्कत को फडणवीस जी ले लियो, फडणवीस जी का क्या होगा वो भी देखेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आप अपनी दिक्कतों का तो बता नहीं रहे, सब दूसरे की दिक्कत बता रहे हैं। वारिस पठान जी, यहां सब जगह दिक्कत, सब एक दूसरे की दिक्कत बता रहे हैं। आप मुझे बताइए असली कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ना आपने चाय पी 23 तारीख को पटना में, ना आप आज चाय पी रहे हैं मुंबई में। तो आप बताइए कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, या आज तक जो दुश्मन है वो कितनी जल्दी दोस्त में तब्दील हो जाएगा, ये जनता जानना चाहती है। देखिए नविका जी, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर पूरी एनसीपी को खा गए। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर स्टेज से खड़े होकर कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है एनसीपी, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का स्कैम, बैंक का नाम बताया उन्होंने। अब उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला दिया। मुझे एक चीज़ का बहुत ताज्जुब हो रहा है 2-3 दिन से नविका जी, वो ये कि मोदी जी ने, ना अमित शाह ने, ना नड्डा जी ने एक भी ट्वीट करके भी मुबारकबादी नहीं दिया अजीत पवार को कि अजीत दादा वेलकम टू बीजेपी। तो ये भी एक संशय का विषय है। अब बात नंबर 3 एनसीपी की बात देखो। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार साहब के साथ पटना के अंदर मीटिंग में थे। मीटिंग में बैठे पूरा देखा सब, जो अपोजिशन की हुई थी। हमको तो नहीं बुलाया था क्योंकि हम तो ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। ये आए मुंबई में, आके सीधा जाके शपथ ले लिया, मिनिस्टर बन गए। देखिए बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और कल तक यही वो लोग थे एनसीपी वाले जो हमको बोल रहे थे बीजेपी की हम बी टीम है। अब तो बीजेपी की बी टीम तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि एनसीपी बन गई है। देवेंद्र फडणवीस जी 14 में सीएम थे, उसके बाद अभी बन गए हाफ डिप्यूटी सीएम, उसके बाद अब बन गए हाफ डिप्यूटी सीएम। उनके वीडियो वायरल है सब तरफ। वो एक जगह वीडियो में कह रहे हैं कि अजीत दादा को जेल में डालूंगा, इन जेल अजीत दादा विल डू चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अब क्या हो गया, चक्की कहां चले गया। उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कुछ भी हो जाए जिंदगी में अकेला रहने को तैयार रहूंगा, मगर एनसीपी के साथ या अजीत दादा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अब क्या हो गया, अब अजीत पवार स्टेज से खड़े होकर क्या बोल रहे हैं। एक ऑफिसर रिटायर हो जाता है 60 साल की उम्र में, बीजेपी में रिटायरमेंट है 75। देखते मोदी जी रिटायर होते कि नहीं, ये भी सवाल है। आप 82 हो गए, आप अभी तक रिटायर नहीं हो रहे हो, तो क्या रिटायरमेंट के लिए आप वहां गए या दूध की सफेदी निरमा से आए। जो भी जाए बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूध की तरह धुला हो जाए। अब नवाब मलिक साहब वो तो जेल में से उन्होंने समर्थन दे दिया अजीत पवार को। सोचिए नविका जी, कुछ दिनों में आपके चैनल के ऊपर बैठेंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे या किसी डिबेट में हाजिर हो जाएंगे। तो ये बात ये लोग समझ ले, वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पर, मुसलमानों का वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पर कि बीजेपी को वोट मत देना, डरा दिया मुसलमानों को, वो तुम्हारे साथ आके खात्मा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और आज वोट लेकर सीधा जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गए। तो इक्तेदार के लिए कुछ भी करेंगे, अपना काम बनता
भाड़ में जाए महाराष्ट्र की जनता, ये एनसीपी ने सिद्ध कर दिया। सिर्फ कुर्सी के लिए उन्होंने कर दिया। हसन मुशर्रफ जो मिनिस्टर तो बने, वारिस पठान जी आप बता दीजिए ना, आप केसीआर के साथ हैं कि नहीं है, और केसीआर किसके साथ है, अखिलेश जी के साथ हैं या नहीं है, बता दीजिए ना। आप अपना भी तो थोड़ा ब्यौरा दीजिए ना, जनता आपके बारे में भी जानना चाहती है। तो मैं जनता को बताना चाहता हूं, हम तो अवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है, माइनॉरिटी के साथ है। हम हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, मुसलमान भाई जिनके ऊपर इतने सालों से अत्याचार हुआ है, हम तो उनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। हम तो उनके साथ है, विकास के साथ है। आज तो हैदराबाद में आप हारने वाले हो हमारे साथ के चुनाव में भाई, पब्लिक हमारे साथ है। जूनियर ओवैसी हारने वाले, जूनियर ओवैसी हारने वाले। ये जो चुनाव से पहले ये राजनीतिक जो उठापटक हो रही है, इसका इस पूरे गेम का नाम है पोल खोल। कौन किधर था, किधर से किधर जाता है, उसकी पोल खोलता है, फिर उधर से उधर जाता है, फिर इसकी पोल खोलता है। आपकी पोल खुल गई है। आप केसीआर के साथ हैं, लेकिन केसीआर अखिलेश के साथ हैं, लेकिन आप अखिलेश के खिलाफ हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि जनता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सीमा मलिक जी से पूछना चाहूंगी। सीमा मलिक जी, मैं आपको सुप्रिया सुले जी का एक बयान सुनवाना चाहती हूं। सुनिए पहले सुप्रिया सुले जी को, और फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे, नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। अब सीमा मलिक जी, पार्टी किसको संभालनी होती है? जिनकी पार्टी होती है उनको संभालनी होती है। और क्या आज कम से कम इतना हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि आज की मीटिंग में मुझे लगता है 16 या 17 विधायक आए थे शरद पवार जी की मीटिंग में, और दूसरे खेमे में शायद 31 से 32 लोग आए थे। तो किसके पास ज्यादा नंबर है वो तो दिख ही गया सबको। अब आप कह रहे हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, तो क्या आप मानते हैं कि जब तक आपके साथ थे अजीत दादा तब तक भी करप्ट थे, बस आप उनको छुपा कर बैठे हुए थे, उनको समर्थन देकर बैठे हुए थे? देखिए मैडम, आप पता नहीं क्यों हमसे कह रहे हैं कि हमने तो कभी उनको करप्ट कहा नहीं। करप्ट बीजेपी ने कहा। आपको पता है 4 दिन पहले प्रधानमंत्री, ये सारी बातें मेरे पहले ही हो चुकी हैं, कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला क्या है। नेचुरली करप्ट पार्टी भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं बहुत सारे बीजेपी के, जो कि हमेशा हमको ये सुनाते रहे, और पता नहीं कितने डिबेट्स हमने करे हैं इसके ऊपर, चाहे वो अजीत दादाजी हो या और जो लोग वहां पर गए हैं उन पे, कि हमेशा बोलते रहे कि वो करप्ट हैं, और हम उनको बैठ के डिफेंड करते रहे। और आज वो बड़ा स्वागत कर रहे हैं उनका। तो ये बातें सबके समझ में आती हैं मैम। और ये नेचुरली करप्ट पार्टी उन्होंने हमारा नाम रखा था, तो आज वो नेचुरली करप्ट पार्टी से अलायंस करके इतने खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। और बार बार लगता है कि रिपीटिशन हो रहा है, शायद मेरे पहले के भी सारे प्रवक्ता ये चीजें कह चुके हैं। तो देखिए, आज जिस तरह का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो एक परंपरा प्रेसिडेंट पढ़ रहा है एक इस देश में, वो मैं जब शिवसेना के साथ हुआ था तब भी हमने यही कहा था, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। और बड़े खुलेआम अभी तो बोल रहे कि हम बिहार में भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो देखिए, और सीमा मलिक जी, आज आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपके लिए शिवसेना कभी बहुत कम्युनल थी, पर आपने महाविकास आघाड़ी चलाई ना। शरद पवार ने छोड़ा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि विदेशी महिला के साथ काम नहीं करना था। आघाड़ी चलाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे मैम, तब से उनके साथ ही है। फॉर सम विजन हमने चलाई महाविकास आघाड़ी। अच्छा, हमने एक आज भी है, हम महाविकास आघाड़ी विजन की वजह से, और बाकी का क्या है, बाकी लोगों का क्या है? अरे मैम, हम थोड़ी ना उनको करप्ट कहते रहे, हम करप्ट कह के उनको गले थोड़ी लगाते रहे।
आप 4 दिन पहले बोलते हो कि 70,000 करोड़ का घोटाला करा है। आप अच्छा, उन्हीं लोगों को, सीमा मलिक जी, हमारे शरद जो लोग अजीत पवार ने कहा, अजीत पवार ने कहा, अजीत पवार जी ने कहा कि शरद पवार जी शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। अगर ये सच है तो फिर शिवसेना के साथ क्यों चले गए विजन के लिए, और बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहते थे रिवीजन के लिए? देखिए मैम, अगर आपने खुद ही बोला ना, अगर ये सच है, अगर ये सच है, ये चीजें एक बहुत बड़ा अगर है इसमें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो भी सब हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं। मैं उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। अजय आलोक जी, बहुत बड़ा अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, कल तक अजीत पवार वॉज फैमिली, आज वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। देखिए नविका जी, मैं आपको एक बार बताता हूं कि ये परिवारवाद का खात्मा ना परिवार से ही होता है, और आज एनसीपी के साथ वही हुआ है। क्योंकि परिवारवाद को पोषक करना चाहते थे शरद पवार, सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना के, ये कहीं ना कहीं खटक गई, और अजीत दादा पवार ने आज अपने भाषण में ही बोला है कि ये मेरी गलती नहीं है कि मैं किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ। तो परिवारवादी पार्टियों का खात्मा भी परिवार से ही होता है, ये भी आज साबित हो गया। दूसरी बात, शरद पवार इस देश के बहुत सीजन नेता हैं, 55-60 साल हो गए उनको राजनीति करते हुए। अगर वो इस चीज को भांप नहीं पाए तो ये उनकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी को कोस के विलाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। विलाप कीजिए कि आपकी अपनी गलती से आपकी पार्टी खत्म हो गई। आज जिसको आप एनसीपी कह रही हैं, वो एनसीपी आपकी नहीं रही, अब वो अजीत दादा पवार की हो गई। दूसरी बात, राजनीति में अगर आप ये सोचिएगा कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति नहीं है, तो फिर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शरद पवार तो इसके एक्सपर्ट रहे हैं। 1978 से उठा के देखिए, वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराने से लेके वापस कांग्रेस में राजीव गांधी के साथ आने से लेके, मुख्यमंत्री बनने से लेके, फिर 1998 में सोनिया गांधी के सवाल से कांग्रेस छोड़ने को लेके, 2004 में वापस से फिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना दिया आपने विधायक जब ज्यादा थे, बस इसलिए क्योंकि एनसीपी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं हो सके। उसकी भी कसक आज निकली। ये सब क्या था? ये सब अपॉर्चुनिज्म था ना, ये सब तो अपॉर्चुनिज्म ही था। बात का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, तो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स शरद पवार से ज्यादा कोई नहीं करता है। और आज जो आप बोल रही है 70,000 करोड़ का घोटाला, तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया है, लेकिन राजा कहीं और है। अभी ईडी की जांच चल रही है ना, चलने दीजिए। आप पे जहां तक रहे अजीत दादा पवार को तो आपकी सरकार ने 3 दिन के अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार ने 3 दिन के अंदर उनको क्लीन चिट दिया था। अभी तो ईडी ने भी उनको क्लीन चिट दिया है। तो फिर अब अजीत दादा पवार आपके लिए करप्ट कैसे हो गए, और बाकी लोग करप्ट कैसे हो गए? बाकी करप्ट को आप डिप्टी सीएम बना के रखती है 3 साल तक। कांग्रेस पार्टी भी, शिवसेना भी। मैं तो पूरे टाइम हम तो हमारे जैसे जो भोले वाले कार्यकर्ता होते हैं, वो तो उनको हमेशा ही डिफेंड करते रहे। आप कितने करप्ट थे? आप बोलते थे करप्ट है वो। आप बोलते करप्ट, हमने कभी करप्ट नहीं बोला। हम तो आज भी कहते हैं शरद पवार वाली एनसीपी करप्ट है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया कांग्रेस के साथ मिलकर। हम तो आज भी कह रहे हैं, कि कांग्रेस के साथ मिलकर 70,000 करोड़ का घोटाला किया 15 साल महाराष्ट्र की सत्ता में रह के। पुलिस कमिश्नर आपके आए थे बोलने के लिए, क्या बताइए? अरुण राजभर जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अरुण राजभर जी, अखिलेश भैया चाय पीने पटना गए थे, आपको बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? आप तो अखिलेश जी के साथ हैं, चाय पर न्योता मिला था नहीं मिला था? करप्ट हो गए। देखिए वो हद हो गई। देखिए मैं किसी के साथ नहीं हूँ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन के दम पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अभी काम कर रही है। कौन कहाँ चाय पी रहा है आपको दिख रहा होगा कि श्री अखिलेश यादव जी 2 जगह चाय पी रहे हैं। एक जगह है तेलंगाना का, दूसरा बिहार का है। एक तरफ चाय पी के उठते हैं तो दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, तो न ये इधर के समझ पा रहे हैं न लोग उधर के समझ पा रहे हैं। वो केसीआर साहब हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, बिहार वाले लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं तो कुछ कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जो बैठक बिहार में हुई, जो बैठक तेलंगाना में हुई, दोनों बैठक में मटका जो भरा हुआ था उसमें छेद होता चला जा रहा है। उधर केजरीवाल जी बैठक में आते हैं तो फूल जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। ममता बनर्जी जी आती हैं तो कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगती है। तो विपक्ष में क्या है कि बड़ी उहापोह की स्थिति है, वो आपस में लड़ रहे हैं।
वो सिर्फ इस बात से लड़ रहे हैं कि हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है, ना कोई योजना है, सिर्फ एक मकसद है कि मोदी जी को देश से हटाना है। तो देश से हटाने के लिए तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना चाहिए। अभी आपने वारिस पठान साहब से पूछा कि तेलंगाना में आप तो उनके साथ हैं केसीआर साहब के, लेकिन उनके साथ तो केजरीवाल श्री अखिलेश यादव जी चाय पी रहे हैं, लेकिन यहाँ चिमटे से भी वारिस पठान जी को उत्तर प्रदेश में कोई छूना नहीं चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता सफर करता है। 80 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40-42, वहां कम सीटें हैं, तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? जहां ज्यादा सीटें हैं वहां कोई विपक्षी एकता नहीं है। कोई बसपा अखिलेश पर हमला कर रहे हैं तो अखिलेश जी बसपा पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, तो यहां कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही दिल्ली का सफर तय होगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। वहां की जो खबर आ रही है वो साफ साफ ये खबर आ रही है कि जनता के बीच में विपक्षी नेता खुद कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है, कोई ईडी के डर से इधर उधर भाग रहा है, कोई सीबीआई के डर से भाग रहा है। भाग क्यों रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? अगर आपने कोई गलत नहीं किया है जी कि ओम प्रकाश राजभर जी भी मौसम देखते हैं, जैसा मौसम का हाल होता है, जहां बादल छटते हैं उस तरफ हो जाते हैं, तो मौसम का हाल कई बार गड़बड़ भी पड़ लेते हैं। तो अब किस तरफ जा रहे हैं ओपी राजभर जी, बता दीजिए 2024 में क्या है? हमारा मौसम साफ है कि उत्तर प्रदेश में हम जनता के साथ जा रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में अभी आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, नीतीश जी के भी साथ आरजेडी रही है और ये दोनों लोग आपस में हमेशा सरकार बनाते बिगड़ते रहे, लेकिन आज तक बिहार में एक भी राजवंशी को इन्होंने विधानसभा का टिकट नहीं दिया, लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जबकि 16 लोकसभा सीटों पर 50,000 से लेकर 2.5 लाख वोट अकेले रजवान राजभर का वोट है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी किधर जा रहे हैं? आप तो जनता को ये बता दीजिए, आप इस बार अखिलेश के साथ जाएंगे, आप इस बार लालू जी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, या फिर आप भी शरद पवार जी की तरह कह रहे हैं 2024 में आएगा तो मोदी? नहीं देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक योजना बनाया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शोषित वंचित जागरूकता अभियान चला करके हम बिहार के गांधी मैदान में हम 7 अक्टूबर को एक महारैली करेंगे। उस मंच पर जितने लोगों को हम लाएंगे उसी दिन पता चल जाएगा कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी किस दिशा में जा रहे हैं। हम गरीब कमजोर की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े दलित आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी में और रैली बिहार में, वारिस पठान जी ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला का नाम है, इसका एक पिक्चर है, इस पिक्चर का नाम है भागम भाग। और मुझे एक गाना याद आ रहा है नविका जी, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, ना चाचा ना भतीजा, द होल थिंग इज देयर के भैया सबसे बड़ा रुपया और ईडी सीबीआई आईटी का डंडा। ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में, तो कोई ये मोदी मॉडल देखकर नहीं, डेवलपमेंट देखकर नहीं, विकास देखकर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाओ, या तो अंदर जाओ या बीजेपी में जाओ। ईडी ने जितनों को जेल में नहीं भेजा नविका जी, उससे ज्यादा लोगों को ईडी ने बीजेपी में भेज दिया। तो ये दुरुपयोग करके ला रहे। मगर एक चीज याद रखना, एक जगह जब ज्यादा कलाकार जमा हो जाते हैं ना, तो उस घर के अंदर सेंध लगना शुरू होता है। ये मोदी जी को समझना पड़ेगा कि सारे कम सपोर्ट वाले पार्टी, वारिस पठान जैसे पार्टियों का अब टाइम आएगा, आपको लगता है इनका टाइम आएगा? ये 3 में है ना 13 में, किस में है? ताकत हमने दिखाई। पठान जी की जो पार्टी है और जो इस देश के सबसे बड़े कलाकार है, बड़े ओवैसी के छोटे ओवैसी भाई, वो अपनी सीट से हारने वाले तेलंगाना के चुनाव के अंदर असेंबली, आप देख लेना, खुद अपने हारने वाले। तो इनसे को उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन 1 लाख वोट की मार्जिन से जीतने वाले, गारंटी 10,000 वोट से हारने वाले, 1 लाख वोट की मार्जिन से जीत रहे। 1 लाख कैसे? आपकी 3 असेंबली सीट आ रही है इस बार। अरे उतने पूना लड़ रहे हैं पूना से। ऑल द बेस्ट, मगर किसी के भरोसे पे नहीं लड़ना दादा, अकेला लड़ना, सिंगल। मैं तो पूना से सिंगल लड़ूंगा, डिपोजिट पूना से सिंगल लड़ूंगा 1 लाख और ज्यादा चैलेंज के तो संभाजी नगर आकर भी लड़ूंगा। वारिस पठान जी आपको दर्द बहुत है, आपको चाय पर नहीं मेरे बुलाया। भाई को पसंद नहीं कि मैं लड़ रहा हूं। कोई साथ लेता है ना, आपकी सीटें 2 से 3 से ज्यादा आती हैं, दर्द आपका यही है। कुछ तब तो कोई बुलाएगा। नहीं देखिए,
मुझे इनके पास तो खुशी कुछ है कि बचा मेरे नहीं। दोस्त तहसीन पूनावाला जो साहब बचा था वो पूना से बिहार लड़ में रहे हैं, साफ हो कहीं गया। और से लड़ रहे उत्तर हैं। प्रदेश ऑल द में वेरी कुछ है बेस्ट, नहीं, मेरी तेलंगाना में शुभकामनाएं जो है, वो उनके भी साथ चला है, जाएगा। मगर मैं उनको बोलना चाहता हूं किसी के भरोसे पर नहीं लड़ना। ये तुमको डुबा देंगे, फिर तुम्हारे को भी श्री शिंदे की तरह हालत हो जाएगा। जब जरूरत पड़ी तो ले लिया, आज जरूरत खत्म तो शिंदे जी बेचारे नागपुर भी नहीं गए हमारे प्रेसिडेंट को मिलने, बॉम्बे आए, मीटिंग चालू है, अभी मीटिंग चालू है, खत्म हुआ कि नहीं, क्या उसमें हुआ पता नहीं, मगर जो शिंदे जी के साथ में गए, जिनको मंत्री पद मिलने वाला था, 1 साल से बैठे थे, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, आज बेचारे यूं नविका जी सबका मूड डाउन, सब अपने अपने घर में सोच रहे ये क्या हुआ। अजीत दादा अचानक से आए, 9 मंत्री भी बन गए, सस्पेंस और हम लोग मूवी 1 साल है, से गालियां खा रहे हैं सस्पेंस लोगों मूवी की, है। आप शिवसेना की। मृत्युंजय हमको जी, कुछ नहीं मिला। आप लोग चाय पिलाएंगे तो चाय पर चर्चा और आइडिया तो निकलता ही है। तो जो आइडिया आपका होना चाहिए था वो आइडिया तो ले लिया बीजेपी ने, अब आप रह गए हैं। तो अब आप जब जाएंगे बेंगलोर तो कौन सा आइडिया लाएंगे? बेंगलोर में क्या अखिलेश जी और राहुल गांधी जी एक साथ हो जाएंगे? क्या है फॉर्मूला मृत्युंजय जी? अब तो लालू जी और नीतीश जी के बीच में भी झगड़ा शुरू हो गया है, एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ कह रही है। देखिए सारा फार्मूला अभी आपको बता देंगे, तो फिर जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं राजनीति में जो पर्दे में रहने चाहिए, और पर्दा हट गया तो फिर राज ही खुल जाएगा। पर्दे तो जो बदल फार्मूला गए, एक ही है महाराष्ट्र में सारे कि पर्दे भाजपा बदल गए सर। आप पर्दे जोड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ तो पर्दे ही बदल गए। तो वो महाराष्ट्र वाला जो है, आप बिहार में उसको मत देखिए। ये बिहार है, पिछली बार याद है ना, यही बिहार में बीजेपी की नाव डूबी थी, सत्ता से बाहर किया था पिछला सावन में, और अभी फिर सावन शुरू हो गया है। बीजेपी के लिए अभी खतरा मंडरा रहा है फिर से। और पिछले बार भी महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला किया था, शिंदे सरकार बनाई थी, उसका बदला बिहार में लिया था। तो बिहार में तो पूरा सब आप जानते हैं कि बिहार के लोग शायद भूल गए हैं कि पिछली बार इसी बिहार में, शायद इसी सावन में नीतीश जी लालू जी को भी छोड़कर चले गए थे। कई बार गए हैं, कई बार आए हैं। जब भी गए हैं, जब भी आए हैं, जब भी छलांग मारी है, हमेशा सावन में ही मारी है। क्यों मृत्युंजय जी? 2013 से इतिहास है, जब भी छलांग मारा है तो सावन में ही मारा है, मृत्युंजय जी को पता है। लेकिन नविका जी, चक्कर ये है, ये जो महाराष्ट्र में भूकंप आया है ना, उसकी कपकपाहट मृत्युंजय जी की आवाज पे सुन सकती हैं। मृत्युंजय जी नॉर्मली गरजते रहते हैं, आज देखिए कितना मिलुर होके बोल रहे हैं, धीरे धीरे। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो क्या बोले, क्योंकि गरजना 48 घंटे में बिहार में जो समीकरण बदल रहे हैं, जो कहावत है, एक शब्द बहुत चुन चुन के बोलने की जरूरत है। कहावत है कि गरजने वाले गरजते नहीं है। इस बार भी जब हम बात कर रहे हैं तो सावन चल रहा है, और इस बार सावन कुछ लंबा है, 2 महीने का सावन है। अब इस सावन में क्या होगा बिहार में भगवान जानता है, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, एनसीपी की टूट के बाद क्या ये साफ नहीं हो गया कि विपक्ष की एकता हो ही नहीं पाएगी? तहसीन पूनावाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा ये साफ हो गया कि विपक्ष की एकता और मजबूत होगी, क्योंकि जानते हैं कि अगला प्रहार इनका बिहार पे इनकी कोशिश होगी, हिमाचल पे इनकी कोशिश होगी, और ये आवाम देख रही है क्या कर रहे हैं, तो और मजबूत देख तो आप भी रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए। कुछ कर नहीं पाए, जिनको जाना है जाइए। आप एक चीज नोट कीजिए नाविका जी, 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में, 40 सीटें कांग्रेस प्लस अलायंस जीतेगी, 40 सीटें। इनका सुफरा साफ हो गया महाराष्ट्र की पावन धरती से, और बिहार में भी इनका सुफरा साफ हो गया। पिछली बार 421 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 52 आई थी। अब आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में 40 आ जाएंगी, अलायंस के साथ जी। कांग्रेस की कितनी? 20-25 कांग्रेस और अलायंस के साथ 20-25 बिल्कुल। मैं सीटें गिना दूंगा कांग्रेस, 6 सीट मुंबई की कांग्रेस और शिवसेना जीतेगी। कांग्रेस 6 सीटें मुंबई की, पूना जीत रही है, पिंपरी चिंचवड जीत रही है, विदर्भ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, संभाजी नगर कांग्रेस जीत रही है, या शिवनगर कोंकण में 3 सीटें जीत रही है। कि महाराष्ट्र में 35 सीटें लड़ेंगी।
अब जरा इसमें एनसीपी नहीं 35 का मैंने लड़ेगी 25 जीतेंगे ना, नहीं 80% सक्सेस रेट होगा। 20 से 25 तभी जीतेंगे ना जब 35। तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही है ना, एलओपी भी कांग्रेस लेगी। खुला कह रहा हूं टीवी पर, लार्जेस्ट खुला कह रहा हूं टीवी पर, सबसे छोटी पार्टी है। आप तो खुशी मना रहे हैं कि जो आपसे बड़ी पार्टी तो एनसीपी थी, अब वो टूट गई तो आप खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं विपक्षी एकता है। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, महाराष्ट्र के घटनाक्रम से नीतीश को यह डर तो नहीं लग रहा कि लालू उनकी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे? बताइए मृत्युंजय जी, जनता बहुत समझने लगी है। देखिए, जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सब समझ रही है कि जनता के सवालों पर आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है जो 9 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं। तो फिर जनता हम पूछ रहे हैं नमामि गंगे का क्या हुआ, ना जाने स्मार्ट जनता सिटी क्यों का नहीं क्या पूछ हुआ। रही। टमाटर पर सवाल पर राजकुमार सिंह सोलंकी का सवाल है, मृत्युंजय तिवारी जी से पूछिए, जिनको कोर्ट ने सजा दी हो उसको भ्रष्टाचारी मानते हैं या नहीं? जनता का सवाल है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं आप समझ गए हो? अरे कोर्ट में छगन भुजबल जी 2.5 साल तक कहां रहे थे और आज किनके साथ हो गए? तो सबसे बड़े सदाचारी हो गए। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। अरे कोर्ट की बात है तो कोर्ट के मामले में तो चल ही रहा है मामला, उसका जवाब दिया जा रहा है। अभी अंतिम फैसला कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने नहीं दे दिया है, लेकिन ये भारतीय जनता जिस केस में कन्विक्टेड है सवाल उस पर है मृत्युंजय जी, जो चल रहा है उस पर सवाल नहीं है, जिसमें कन्विक्शन हो गया है उसका सवाल है। देखिए नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कुचक्र किया है, किस तरह का साजिश और षड्यंत्र किया है, अब जनता भी समझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये बोल रहे थे कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, गारंटी दे रहे थे, देख लीजिए गारंटी का हश्र क्या हुआ। देवगौड़ा जी के वो गारंटी था कि सारे भ्रष्टाचारी को भाजपा में शामिल कराएंगे। भाजपा में शामिल हो गए सारे भ्रष्टाचारी, तो अब वो प्रधानमंत्री जी चुप हैं। अजीत पुरोहित का सवाल जबलपुर से है, क्या विपक्षी दल के नेताओं ने दल नहीं बदला आज जो उंगली उठा रहे हैं? रायपुर से राजू चंदानी का सवाल है, अपने अपने टर्न पर सभी राजनीतिक दलों को दल बदल खराब क्यों लगने लगता है? क्यों नहीं इसे रोकने के लिए एक और कड़ा दल बदल कानून नहीं ले आते? नरेंद्र के पांड्या का अहमदाबाद से सवाल है, सारे दल देश के भले के नाम पर चुनकर आते हैं लेकिन बाद में सियासी समीकरणों पर बात क्यों करने लगते हैं? इस पर तो अजय आलोक जी आपको जवाब देना चाहिए। क्या कानून नहीं होना चाहिए इस तरह का दल बदल जो फैशन चल पड़ता है किसी भी चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, दल बदल कानून ऑलरेडी लागू है, जहां पे 2/3 बहुमत के साथ ही अगर सदन में आप दल बदल करते हैं, नहीं तो आप डेफिनेटली सेक्शन 10 के अंदर में आते हैं। आज जो जनता ये सवाल पूछती है कि दल बदल क्यों करता है, तो जरा मुझे बताइए नविका जी, दल बदल किसने नहीं किया? यहाँ पर मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, लालू जी तीसरा दल में आए जब राष्ट्रीय जनता दल बनाया, उसके पहले जनता दल में थे, उसके पहले लोक दल में थे। राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी दिशा तय करता है। कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी है? आप याद कीजिए, जब कांग्रेस पार्टी शुरू हुई थी तो ये कांग्रेस थी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने तोड़ी तो कांग्रेस आई बनी, उसके बाद वापस संशोधन सोनिया गांधी ने करके इसको कांग्रेस बनाया। तो क्या कहेंगे, जितने कांग्रेसी हैं एक ही कांग्रेस से आए? कोई जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है ये? अब हम भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ थी, आज भारतीय जनता पार्टी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विचारधारा, आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी कहाँ है? हम तो साफ कहते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी पे चलने को तैयार है, जो हमारे दिखाए हुए विजन को हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलने को तैयार है, उसका स्वागत है। क्यों ना हो, वो हमारे साथ आएगा तो धुल जाएगा, ये भी फिर आपका ही मैसेज होगा। लेकिन तहसीन पूनावाला, लास्ट के मेरे पास 20 सेकंड है। तहसीन पूनावाला, इस हमाम में डैश डैश डैश, लेकिन आज
मोरालिटी की बात करना, आज बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करना शायद विपक्ष को भी सूट नहीं करता। मैं एक ही चीज कहूंगा, इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ है, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इन्होंने कहा था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जिसके सामने हम सर झुकाते, ये लगातार एंटी डिफेक्शन लॉ को भाजपा वायलेट कर रही है, शेड्यूल 10 को वायलेट कर रही है। जो एकनाथ शिंदे जी का जजमेंट था, मैं जजमेंट का आदर करता हूं, लेकिन वो जजमेंट गलत था। अगर सुनील प्रभु विप था तो किस तरह से एकनाथ शिंदे को सिंबल मिला, ये गलत है। उस जजमेंट का घटनाक्रम अगर हमें वापस भी जाना है तो उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन क्यों किया, सवाल यही रहेगा। और सीमा मलिक जी को बताना पड़ेगा कि असली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कौन सी है, जिसके पास 17 लोग हैं या जिसके पास 31 लोग हैं। सवाल यही है, क्योंकि 36 का आंकड़ा जरूरी है एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने के लिए। क्या अजीत पवार के पास होंगे 36 लोग या शरद पवार के पास होंगे? फिलहाल हर जगह किसी भी खेमे में चले जाइए, 36 का आंकड़ा सबके बीच में नजर आ रहा है। लेकिन कौन बनेगा असली मालिक किस एकता के गुट का, यह देखना अभी बाकी है। और जैसे कहा जाता है, पिक्चर अभी बाकी है, देखते रहिए आगे होता है क्या। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। लेकिन जाने से पहले देखेगा न भारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट के 4 जुलाई के विजेताओं के नाम बता दूं। गजानन कदम महाराष्ट्र से, किरण सुधाकर खुडारे नासिक से और विनोद कुमार पठानकोट से। आप तीनों विनर्स को बहुत बहुत बधाई। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।